गिलास हाउस से बाहर आकर भाभी ने चेतना जी की तरफ देखा, जो वहीं बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने उससे पूछा, तुम इतनी जल्दी ग्रीन टी देकर आ भी गए? तो वो बोला, मिस्टर निहाल बहुत गुस्से में है। उन्होंने कोई ग्रीन टी नहीं पी और मुझे वहां से भगा दिया। अब मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, वरना मुझे पीटेंगे। ये सुन चेतना जी ने अपना सिर पीट लिया और बोली, कितने बेवकूफ हो तुम। अब मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। जिस पर वो बोला, मगर अब हम क्या कर सकते हैं? चेतना जी आगे बोली, निहाल जब बहुत ज्यादा उदास होता है तभी उसकी तबीयत इस तरीके से बिगड़ती है। वो सोचकर उन्होंने नैना को फोन मिलाया। नैना ने फोन उठाया। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? जिस पर चेतना जी बोली, मैं ठीक हूँ नैना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। निहाल की तबीयत काफी खराब है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर आ जाओ और उसे संभालो। नैना हैरानी से बोली, निहाल को क्या हुआ और उसकी तबीयत अचानक से कैसे खराब हो सकती है? मैं तो आज शाम उसके ऑफिस में मीटिंग के लिए जाने वाली थी। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे देखने घर ही आती हूँ, कहकर उसने फोन रख दिया। जब चेतना जी की बात पूरी हुई तो बॉबी ने उनसे पूछा, कि आपने मिस नैना को कॉल क्यों किया? उनकी तो 2 दिन में शादी होने वाली है ना। मुझे लगता है आपको मिस तारा को कॉल करके बुलाना चाहिए था। जिस पर चेतना जी बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? तारा को बुलाने का कोई फायदा नहीं है, और पता नहीं वो अब आएगी भी या नहीं, इसलिए मैंने जो किया वो सही किया। फिलहाल निहाल के पास नैना का होना ज्यादा जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि नैना ही ये सब हैंडल करे। इतना कहकर वो वहां से चली गई। बॉबी वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा और अगले ही पल उसने तारा को फोन मिलाया। दूसरी तरफ से तारा ने फोन उठाकर पूछा, हाँ जी मिस्टर बॉबी, आपने कैसे कॉल किया? तो बॉबी ने कहा, मैं आपको ये बताना चाहता था कि मिस्टर निहाल की तबीयत काफी खराब है। अभी वो कुछ ही देर पहले ऑफिस से वापस आए हैं। उनका चेहरा एकदम उतरा हुआ है और उनकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि उनको काफी तेज फीवर हो गया है। मगर वो ना ही किसी की बात मान रहे हैं ना ही सुन रहे हैं। ये सुन तारा एकदम घबरा गई, फिर खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ मिस्टर बॉबी? आप प्लीज किसी डॉक्टर को बुला लीजिए। तो बॉबी ने जवाब दिया, नहीं, जो कुछ भी हुआ है उसका इलाज सिर्फ आप ही कर सकती हैं, और ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। आगे आपकी मर्जी, कहकर उसने फोन रख दिया। तारा उस फोन की तरफ देखती रही। निहाल की बिगड़ी तबीयत के बारे में सुनकर वो काफी परेशान हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ निहाल चुपचाप अपने लिविंग रूम में सोफे पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसके जहन में तारा के साथ बिताए हुए सभी पल एक रील की तरह चल रहे थे। उसका मन बहुत अशांत था और बुखार बढ़ता जा रहा था। तभी उसे कुछ आहट महसूस हुई। उसने आंखें खोलकर देखा तो तारा सामने से आती हुई दिखाई दी। पहले तो कुछ पल उसे लगा कि जैसे वो एक सपना देख रहा है। उसने 3-4 बार पलकें झपकाई, जैसे कि वो यकीन करने की कोशिश कर रहा हो तो तारा सच में उसे देखने आई है। अभी निहाल ये सब सोच ही रहा था कि तारा चलकर उसके करीब पहुंच चुकी थी। तारा ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि निहाल को काफी तेज बुखार था। तारा को देखकर निहाल ने सोफे पर ही बैठने की कोशिश की, जिसे देख तारा ने आगे बढ़कर उसकी मदद कर उसे बिठा दिया। निहाल हैरानी से देखते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे? जिस पर तारा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मुझे बॉबी का कॉल आया था और उन्होंने ही बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बस तुम्हें देखने चली आई। तुम्हें तो काफी तेज बुखार है। निहाल को देखते देखते तारा ने रियलाइज किया कि निहाल को शायद ठंड लग रही थी। वो हल्का कांप रहा था। तारा आगे बोली, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? आओ, तुम्हें तुम्हारे रूम में ले चलती हूँ। तुम वहां लेट कर आराम करो। जिस पर निहाल ने नामे से रिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे रूम में घुटन हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आकर लेटा हूँ। तारा बोली, ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ बेटर फील होता है तो तुम यहीं लेटे रहो, मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लेकर आती हूँ। इतना कह तारा उसके कमरे की तरफ गई और उसके लिए ब्लैंकेट लेकर आई। तारा ने निहाल को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर उससे पूछने लगी, क्या तुमने सुबह से कुछ खाया? निहाल बस एकटक तारा के चेहरे को देख रहा था। उसने हल्का सा नामे से हिलाया, मगर कुछ बोला नहीं। तारा बेहद प्यार से उसका सिर सहला रही थी और बोली, देखो तुम्हारी शक्ल कितनी उतर गई है। तुम लेट जाओ,
मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ। निहाल बस उसे चुपचाप जाते देखता रहा, कुछ बोला नहीं। तारा किचन की तरफ गई और निहाल के लिए सूप बनाने लगी। कुछ देर में तारा निहाल के लिए सूप बनाकर ले आई। उसने निहाल को कंधे से सहारा देकर बिठाया और खुद भी उसके बेहद करीब आकर बैठ गई। निहाल की नज़र अभी भी तारा पर ही बनी हुई थी और ये बात तारा भी महसूस कर सकती थी। उसने बेहद आराम से निहाल को सूप पिलाया और उसे उसकी मेडिसिन दी। निहाल चुपचाप बस उसे देखता रहा। ना ही उसने कुछ गुस्सा किया और ना ही कुछ कहा। थोड़ी हिम्मत करके धीमी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो तारा? जिस पर तारा हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ। ये सुनते ही निहाल ने तारा के हाथ पर हाथ रख दिया और बोला, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तारा आगे बोली, तुमने क्या हाल बना लिया है निहाल? तुम क्या कर रहे हो? निहाल बोला, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, मैंने मेडिसिन ले ली है, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा। तुम बस यूं ही मेरे पास बैठी रहो। तभी उन दोनों को किसी और के आने की आहट हुई। उन दोनों ने ही पीछे की तरफ चेहरा घुमाकर देखा तो वहां से नैना चली आ रही थी। नैना आगे आई और निहाल के सामने लगे सोफे पर बैठ गई। फिर पूछने लगी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है निहाल? जिस पर निहाल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब तुम्हें भी क्या बॉबी ने ही फोन करके बुलाया है? जिस पर नैना ने नामे से हिलाया और बोली, नहीं, मुझे तुम्हारी मॉम का कॉल आया था, जिन्होंने बताया कि तुम बीमार हो। पर तुम्हें हुआ क्या है? हम सब जानते हैं कि तुम ऐसे बीमार तभी पड़ते हो जब तुम बहुत उदास होते हो। ये सुन तारा ने बेहद ही धीमे स्वर में कहा। सिवाय मेरे तारा की कई बात नैना ने तो नहीं सुनी, मगर निहाल ने काफी अच्छे से सुनी, मगर कोई रिएक्शन नहीं दिया। नैना आगे बोली, आखिर तुम किस बात को लेकर परेशान हो? देखो, मैं तुम्हारी कितनी पुरानी दोस्त हूँ, तुम मुझसे अपनी हर परेशानी शेयर कर सकते हो। कहते हुए नैना की नज़र सिर्फ और सिर्फ तारा पर थी। तारा को वहां बैठना अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसलिए वो वहां से उठी और बोली, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। कहकर वहां से बाहर सीरियस के पास आ गई। तारा के वहां से जाने के बाद नैना आगे बोली, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, क्या मैं बॉबी से कहकर तुम्हारे लिए कोई ग्रीन टी या सूप बनवा दूं? जिस पर निहाल ने जवाब दिया, नहीं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, तारा ने मेरे लिए ऑलरेडी सूप बना दिया है। कहते कहते निहाल की नज़र बस दरवाजे पर ही टिकी थी। निहाल आगे बोला, मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ये सुन नैना अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर बोली, ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। कहे वो वहां से बाहर निकल गई। जब वो बाहर आई तो वहीं सामने उसे तारा भी मिल गई। नैना तारा को देखकर बोली, मुझे तो निहाल की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, वो काफी इरिटेटेड भी लग रहा है और अपने आसपास किसी को आने भी नहीं दे रहा। जिस पर तारा झट से बोली, मगर मैं तो यहीं रुकूंगी। नैना आगे बोली, ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे। तारा ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, मैं हूँ यहाँ, जो भी होगा मैं देख लूंगी। और फिर यहाँ बॉबी भी है और सीरियस भी। मुझे नहीं लगता कि निहाल को हम लोगों के अलावा किसी और की जरूरत पड़ेगी। कहते हुए तारा की टोन काफी सरकास्टिक थी। तारा के इस तरीके से बात करने का लहजा तो नैना को पसंद आना ही नहीं था, इसलिए वो वहां से मुड़ी और चली गई। तारा जब वापस निहाल के पास पहुंची तो उसने देखा कि निहाल सोफे पर लेट गया था। वो भी उसके पास आकर वहीं बैठ गई और एक बार फिर हाथ लगाकर उसका माथा चेक किया। निहाल का बुखार कम होने के बजाय बढ़ गया था। तारा उसके लिए एक बाउल में ठंडा पानी और पट्टी लेकर आई। निहाल का बुखार कम करने के लिए तारा उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगी और धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगी। निहाल की आंखें बेहद लाल थीं, उसका चेहरा और शरीर भी लाल पड़ गए थे। अपनी हल्की आंखें खोलकर निहाल बीच बीच में सिर्फ तारा को देखे जा रहा था। कुछ देर यूं ही पट्टी करने के बाद तारा को लगा कि निहाल का बुखार थोड़ा कम हुआ। वो बेहद प्यार से बोली, निहाल, थोड़ी देर सोने की कोशिश करो। जिस पर निहाल ने नामे से दिलाया और बोला, नहीं, अगर मैं सोऊंगा तो तुम चली जाओगी, है ना? तारा आगे बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं हूँ, तुम सो जाओ। निहाल बोला, तुम भी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, जब से आई हो यहीं बैठी हो। तारा ने कहा, पहले तुम सो जाओ,
उसके बाद मैं रेस्ट कर लूंगी। निहाल आगे बोला, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम मुझसे कुछ बातें करो तो मुझे अच्छा महसूस होगा। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। तो तारा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अच्छा चलो बताओ क्या सुनना चाहते हो। तो निहाल आगे बोला, मुझे यह बताओ तुम कल जा रही हो, माँ मुंबई जाकर तुम क्या क्या करोगी, कहाँ कहाँ घूमने जाओगी। निहाल की बात सुन तारा उसे बताने लगी कि वो मुंबई में अपना एडमिशन करवाकर सबसे पहले रहने का इंतजाम करेगी, खुद को सेट करने की कोशिश करेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे शहर में घूमना भी शुरू करेगी। निहाल ध्यान से उसकी सभी बातें सुनता रहा और हल्की सी स्माइल लिए अपनी अधखुली आंखों से उसे देखता रहा। तारा की नज़र भी निहाल पर ही बनी हुई थी और उसे इधर उधर की सभी बातें सुनाई जा रही थी, जिन्हें निहाल ध्यान से सुन भी रहा था। ऐसे ही तारा की बातें सुनते सुनते न जाने रात के किस पहर निहाल का बुखार उतरा और वो सो गया। जब तारा ने देखा कि निहाल सो चुका है तो उसके और करीब आकर बैठ गई। बहुत ही प्यार से उसके माथे पर आए बाल साइड करके उसके माथे को सहलाने लगी। निहाल की ऐसी हालत देख तारा की आंखों में आंसू आ गए थे। निहाल एकदम बेजान कमजोर उदास लग रहा था। उसकी हालत तारा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसने बहुत ही प्यार से निहाल के माथे पर किस किया और बोली, तुम मेरी जिंदगी में आए वो पहले और आखिरी इंसान हो जिससे मुझे इस कदर प्यार हुआ। मैं जानती हूँ इस प्यार की शुरुआत नफरत से हुई थी, मगर अब मैं चाह कर भी तुमसे नफरत नहीं कर सकती। चाहे मैं कितना भी कह लूँ, कितनी भी बातें बना लूँ, मगर मेरा दिल तुमसे कभी नफरत नहीं कर पाएगा। निहाल तुम बहुत स्पेशल हो और एक बहुत अच्छे इंसान भी, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी रोको। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे परिवार, तुम्हारे स्टेटस पर कोई भी उंगली उठाए। तुम्हारा और मेरा, तुम्हारे परिवार का और मेरे परिवार का कोई मेल नहीं है और शायद हमारे परिवार हमें एक्सेप्ट भी ना करें। इसलिए मेरा तुमसे दूर जाना ही सही है, मगर मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। ये सब कहते कहते तारा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो आगे बढ़ी और निहाल के गाल चूम लिए। उसके बाद आगे बढ़कर एक बार फिर उसका माथा चूम लिया, फिर उसके कंधे, उसके हाथ चूम लिए। उसे लग रहा था कि जैसे वह निहाल को जिंदगी में दोबारा कभी देख पाएगी या नहीं। अब उसका रोना तेज हो गया था। निहाल दवाइयों के असर की वजह से काफी गहरी नींद में था। उसके पास बैठी तारा उस पर अपना प्यार लुटा रही थी। वो काफी देर से कोशिश कर रही थी कि उठकर चली जाए, मगर उसके पैर जैसे जम ही गए थे। उसे उठा ही नहीं जा रहा था। उससे निहाल को छोड़कर जाया ही नहीं जा रहा था। वो कमजोर पड़ने लगी थी। वहां बैठे काफी देर तारा यूं ही रोती रही, फिर खुद को संभाला और उठकर निहाल पर अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया। एक बार फिर उसके माथे पर किस कर बोली, गुड बाय निहाल, और वहां से निकल गई। उसने बाहर आकर देखा तो आसमान में हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। कहीं दूर दूर चिड़ियों के चहकने की आवाज आ रही थी। सुबह के तकरीबन 4:30 बज रहे होंगे। हर तरफ एकदम सन्नाटा था। तारा को वहां से बाहर आता देख सीरियस उसके पास आ गया। तारा घुटने केवल सीरियस के पास बैठी और बोली, मैं तुम्हें भी बहुत याद करूंगी सीरियस। तुम निहाल का ध्यान रखना और उसके साथ ही रहना हमेशा। कहकर उसने सीरियस के भी सिर पर किस कर दिया और वहां से बाहर आ गई। सुबह जब निहाल की आंख खुली तो उसने अपने आसपास देखा, मगर उसे तारा कहीं दिखाई नहीं दी। वह अपनी जगह से उठकर बैठा। उसका बुखार पूरी तरह से उतर चुका था, मगर तारा को वहां ना पाकर एक बार फिर मायूसी ने उसे घेर लिया। वहीं दूसरी तरफ तारा घर पहुंचकर अपनी लास्ट मिनट की तैयारी में लगी थी, क्योंकि दोपहर तक उसे एयरपोर्ट के लिए भी निकलना था। उसने बूजी और अपनी सहेलियों के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया और ढेर सारी बातें की। वो सभी उसके जाने की वजह से बहुत उदास थे, मगर कहीं ना कहीं खुश भी थे कि तारा को जिंदगी ने एक और मौका दिया है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद शीतल और सोनिया बोली कि हम तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाएंगे, जिस पर तारा ने उन्हें मना किया, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों क्यों अपना दिन खराब कर रही हो, अपने अपने जॉब पर जाओ, सबके पास बहुत काम है। बूजी ने भी समझाते हुए यही कहा, ये सब मत करो, अपने अपने काम पर जाओ। तुम यही घर से ही तारा को बाय बोल देना। तो सभी लोग मान गए। तारा वहां से उठते हुए बोली, बूजी मैं आधे घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, एक बहुत जरूरी काम रह गया है
जिस पर बूजी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अब तुम क्या फिर निहाल के पास जा रही हो? जिस पर तारा बोली, नहीं, उसके अलावा भी कुछ जरूरी काम है। बस मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी और उसके बाद एयरपोर्ट के लिए निकलूंगी। इतना कह वो घर से बाहर निकल गई। बूजी और बाकी लड़कियां भी अपने अपने काम में लग गईं। वहां से निकलकर तारा सीधा नैना के घर पहुंची। जब नैना ने तारा को वहां देखा तो काफी हैरान हुई। उसने तारा को अंदर बुलाया और लिविंग रूम में बैठने के लिए कहा। तारा जाकर वहां बैठी तो नैना भी उसके पास आकर बैठ गई और पूछा, क्या हुआ, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक है? जिस पर तारा बोली, हाँ सब ठीक है। नैना, मैं तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। नैना बोली, हाँ ठीक है, पर पहले यह बताओ, क्या निहाल की तबीयत अब ठीक है? जिस पर तारा बोली, अगर उसे कुछ हुआ भी तो मुझसे पहले तुम्हें पता चलेगा। तुम फिक्र मत करो, वो अब ठीक है। तारा आगे बोली, देखो, मुझे आगे पीछे करके बात करना नहीं आता, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। निहाल तुमसे बहुत प्यार करता है, मगर वो ये बात खुद से नहीं कहेगा। ये सुन नैना बोली, तारा तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम उसकी फियांसे हो। तारा ने नामे से रिलाया और बोली, मैं उसकी फियांसे नहीं हूँ। दरअसल निहाल और मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें हमें यह नाटक तब तक करना था जब तक तुम तनिष्क को छोड़कर निहाल के पास वापस नहीं आ जाती। मैं और निहाल उस दिन मिले थे जिस दिन तुम्हारी और तनिष्क की एंगेजमेंट हुई थी। तो अब बस तुम्हें निहाल से सीधा सीधा पूछना है, और मैं जानती हूँ वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। अगर वो आगे से आकर बात नहीं करना चाहता, तुम तो जानती हो उसकी ईगो और अकड़ उसे ये सब करने से रोक रही है। नैना बोली, इसका मतलब उस रात डिनर पर हमारे यहाँ जो वह कॉन्ट्रैक्ट का कागज लगा था वो सब सही था? ये सुन तारा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बिना किसी एक्सप्रेशन के नैना को देखती रही। फिर आगे बोली, तुम बस निहाल के पास वापस चली जाओ। तुम्हें और कुछ जानने या समझने की जरूरत नहीं है। तारा की सभी बातें सुनकर नैना काफी हैरान और परेशान थी। उसे कहीं ना कहीं उसकी एंगेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट पर शक तो था, मगर जब यह बात सामने से तारा ने आकर कही, इसकी उम्मीद नैना ने कभी नहीं की थी। तारा आगे बोली, टेक केयर नैना, और वहां से उठकर बाहर आ गई। नैना बस वहीं बैठी रह गई। नैना के घर से बाहर आकर तारा अपनी गाड़ी तक पहुंची, मगर उसके आंसू निकल गए जो उसने काफी देर से कंट्रोल कर रखे थे। अब वो उन्हें कंट्रोल ना कर पाई। उसने अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखा और गहरी सांस लेने लगी। उसके बाद तारा अपनी गाड़ी में बैठी और घर वापस आ गई। तारा जब नैना के घर से निकली तो उसे जाते वक्त तनिष्क ने देख लिया था। वो सीढ़ियों से उतरकर सीधा नैना के पास आकर बैठा। नैना अभी तक तारा की बातें सुनकर सुन बैठी थी। तनिष्क ने 2 बार नैना का नाम पुकारा, मगर नैना ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो तनिष्क ने नैना के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया और बोला, कहाँ खो गई हो तुम नैना? नैना होश में आई और बोली, हाँ तुम यहाँ। एक पल के लिए वो घबरा गई। उसे लगा कि जैसे तनिष्क ने तारा की कई बातें सुन ली हों। तनिष्क बोला, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? मैंने अभी अभी तारा को बाहर जाते हुए देखा। तारा यहाँ क्यों आई थी? तो नैना ने कहा, वो बस ऐसे ही अपने किसी काम से आई थी। इतना कहकर नैना अपनी जगह से उठी और बोली, तनिष्क, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जिस पर तनिष्क भी सोफे से उठा और पूछने लगा, कहाँ जा रही हो? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिस पर नैना सक पका गई और बोली, नहीं नहीं, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वो मैं अपने किसी काम से जा रही हूँ। तुम यहीं रहो और बाकी सारी तैयारी देख लो। मैं बस 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। इतना कह नैना ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और सीधा बाहर निकल गई। तनिष्क को नैना का यह बिहेवियर बहुत अजीब लगा, जैसा कि उसके मन में कई दिनों से शक चल रहा था कि मौका मिलते ही नैना निहाल से मिलने जाएगी। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। यही सोचते सोचते तनिष्क ने भी अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और नैना के पीछे पीछे घर से बाहर निकल गया। नैना वहां से अपनी गाड़ी लेकर जा चुकी थी। तनिष्क ने भी उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। वो नैना से कुछ दूरी बनाकर ही चल रहा था, इसलिए नैना को ये बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि तनिष्क उसका पीछा कर रहा है। कुछ ही देर में नैना की गाड़ी निहाल के घर के बाहर पहुंची। उसने गाड़ी पार्किंग में लगाई और खुद अंदर चली गई। तनिष्क आज एक बार फिर उसी जगह खड़ा था जहाँ कुछ दिन पहले वो और नैना का पीछा करते हुए आया था। अपनी गाड़ी पार करने के बाद तनिष्क भी नैना के पीछे चला गया। जब वो आगे गया तो उसने देखा
निहाल उसी काउच पर बैठा था और नैना उसके सामने बैठी थी। वही पेड़ था जिसके पीछे छुपकर तनिष्क ने पहले भी उन दोनों की बातें सुनी थी और आज एक बार फिर वो वहीं खड़ा था। निहाल कह रहा था, नैना देखो, मैं भी तुमसे बात करना चाहता था। हम दोनों बचपन से साथ ही बड़े हुए हैं और तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छी दोस्त साबित हुई हो। चाहे कुछ भी हुआ हो, तुमने ना ही कभी मेरा और ना ही मेरी कंपनी का साथ छोड़ा। इस सब के लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रही बात हमारे रिश्ते की, तो हमने काफ़ी कोशिश की। तुमने और मैंने काफ़ी वक्त तक कोशिश की कि शायद हम दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाएं। ये सब सुनते सुनते नैना की आंखें भर आई थी। निहाल आगे बोला, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे हिसाब से तुम एक सबसे लॉजिकल इंसान रही हो। नैना बोली, मगर मेरे लिए ऐसा नहीं था। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हें हमेशा प्रायोरिटी दी है। मेरी ज़िंदगी में तुम हमेशा सबसे ज़रूरी रहे हो। सबसे पहले, हर किसी से पहले मैंने तुम्हें रखा है। शायद खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ज़िंदगी में तुम्हें ही दी है। निहाल नैना की बात चुपचाप सुन रहा था और तनिष्क भी। नैना आगे बोली, आज मैं बहुत हिम्मत करके तुमसे साथ आखिरी दफ़ा इस बारे में बात करने आई हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए तनिष्क को भी छोड़ दूंगी, मगर तुम एक बार कहो तो सही। आज सुबह तारा आई थी मेरे पास और उसने मुझे बताया कि तुम्हारा और तारा का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। किस वजह से हुआ था, उसने मुझे ये भी पूरी बात बता दी। मैं तुम्हें एक बार फिर कहती हूँ कि तुम अगर मुझे आज भी कहोगे तो मैं तनिष्क को छोड़कर वापस तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम कहो तो सही। ये सब सुनते सुनते तनिष्क के हाथों की मुट्ठी कसने लगी थी और गुस्से में उसका मुंह लाल होने लगा था। निहाल बोला, देखो, जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ कि तुम एक बहुत ही बहादुर लड़की हो। आज इतनी हिम्मत जुटाकर तुम मेरे सामने बैठकर ये सब कह पा रही हो, जबकि मैं तुमसे कभी बात भी नहीं कर पाया। कहते कहते निहाल ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और बोला, तुम जानती हो, मैं जो तुमसे कहना चाहता था ना, मैं वो कभी तुमसे कह पाया। और आज जब मैं सब कुछ तारा से कहना चाहता हूँ, मैं उससे भी बात नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब सुन नैना को काफ़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या तुम तारा से प्यार करते हो? तो निहाल बोला, हाँ, आई लव हर। तो नैना बोली, मुझे लगता है तारा भी तुमसे बहुत प्यार करती है। आज सुबह उससे बात करते वक्त उसकी आंखों में देखा था मैंने। अगर वो जा रही है उसे रोक लो। कहते कहते नैना रो रही थी, फिर आगे बोली, आज तुम और मैं एक ही एहसास से गुजर रहे हैं, मगर मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि वह दो अलग लोगों के लिए है। तुम तारा से प्यार करते हो और मैं। कहते हुए रुक गई और उसका रोना तेज हो गया। वहीं दूसरी तरफ पेड़ के पीछे खड़ा तनिष्क ये सारी बातें सुनकर बर्दाश्त न कर पाया। उसे तो जैसे बहुत बड़ा झटका ही लग गया था। जिस लड़की से परसों उसकी शादी थी, आज वह लड़की अपना प्यार किसी और के सामने कन्फेस कर रही थी। तनिष्क का तो जैसे दिमाग खाली हो गया था। वो भारी कदमों से चलता हुआ अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी लेकर निकल गया। निहाल और नैना बैठे बातें कर रहे थे। निहाल बोला, नैना, मैं तुम्हें कभी इतना हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर फिर भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि तुम्हारे सामने आकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकूं। जिस पर नैना बोली, मैं जानती हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। जब तुम और मैं साथ थे तो मैं तुम्हारे साथ इतनी खुश नहीं थी, मगर जब मैंने तुम्हें तारा के साथ देखा तो तुम्हारा एक नया ही रूप दिखा। मैंने जिस तरह तुम्हें और तारा को साथ देखा है, हंसते खुश होते हुए, मैं हमेशा यही चाहती थी कि हम दोनों के बीच हो, मगर ऐसा हो ना सका। निहाल ने कहा, क्योंकि जो फीलिंग्स मुझे तारा के साथ रहकर आती है वो तुम्हारे साथ मुझे कभी नहीं आई। नैना, तुम प्लीज इस बात का बुरा मत मानना। मैं सच में तारा के साथ बहुत खुश रहता हूँ, मगर वो जा रही है मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। जिस पर नैना एक बार फिर बोली, तो जाओ फिर उसे रोक लो निहाल, और उसे बताओ कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। ये सुनते ही निहाल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। नैना भी खड़ी हुई और बोली, मुझे तुम्हारा जवाब आज मिल गया, मगर अब मैंने सोच लिया है, मैं तनिष्क को कभी परेशान नहीं करूंगी। परसों मेरी उसके साथ शादी है, मैं खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी उसके साथ बिताऊंगी, मगर मुझे लगता है कि वो नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे साथ काम करूं। वो इस बात से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए मैं तुम्हारी कंपनी में पीआर हेड के नाते काम नहीं कर सकती। जिस पर निहाल ने आमे से हिलाते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ। नैना आगे बोली, मैं चलती हूँ। नैना के वहां से जाते ही निहाल ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई
और भागता हुआ घर से बाहर निकला। जल्दी अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी तारा के घर की तरफ दौड़ा दी। जब वो तारा के घर के बाहर पहुंचा तो उसने अपनी गाड़ी कुछ ही दूर पर रोक दी, क्योंकि वो देख सकता था कि सामने तारा अपनी सहेलियों और आंटी को घर के बाहर खड़ी बाय कह रही थी। वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर भी खड़ा था, जो कि तारा का सारा सामान अपनी गाड़ी में रख रहा था। तारा बारी बारी सभी के गले लगी और उन्हें बाय कहकर टैक्सी में बैठ गई। सभी उसे जाते देख रो रहे थे और तारा भी काफी इमोशनल थी। निहाल चुपचाप उसे टैक्सी में जाते देखने लगा। फिर कुछ मिनट बाद उसने अपनी गाड़ी तारा की टैक्सी के पीछे लगा दी। तकरीबन आधे रास्ते तक वो उसकी टैक्सी का पीछा करता रहा। उसके दिमाग में सभी बातें घूमती रहीं, जो अभी उसने नैना से की थी और पिछले कुछ दिनों में तारा के साथ हुई थी। सोचते सोचते और गाड़ी चलाते चलाते वो टैक्सी के एकदम पीछे आ गया और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। टैक्सी के ड्राइवर को लगा कि जैसे कोई गाड़ी साइड से जाने के लिए रास्ता मांग रही है, तो उसने अपनी गाड़ी और साइड में लगाई और चलाने लगा। मगर निहाल ने फिर से उसकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगाई और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। टैक्सी ड्राइवर काफी परेशान था। वो तंग आकर बोला, कौन है ये और क्यों हॉर्न बजा रहा है? तारा ने जब पलटकर पीछे देखा तो पाया कि उसकी टैक्सी के पीछे निहाल की गाड़ी थी। वो लगातार हॉर्न बजा बजाकर टैक्सी को रोकने के लिए इशारा कर रहा था, मगर ना ही टैक्सी रुक रही थी और ना ही निहाल की गाड़ी का हॉर्न। कुछ दूर यूं ही जाने के बाद हार कर तारा ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, भैया आप गाड़ी साइड में लगाइए। तारा के कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, जिसे देख निहाल ने भी अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे रोकी और जल्दी से गाड़ी से बाहर आया। अब तक तारा भी गाड़ी से बाहर आ चुकी थी। निहाल की तरफ बढ़ते हुए बोली, अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम आखिर चाहते क्या हो? जिस पर निहाल ने बोला, कहाँ जा रही हो तुम? जाने से पहले मुझे आखिरी बार मिली भी नहीं। तुम मुझे रात को सोता हुआ ही छोड़ गई। तुम्हें पता है मैं कितना बीमार हूँ? जिस पर तारा चिल्लाते हुए बोली, मगर अब तो तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो और देखो खुद को कैसे हीरो बनकर तैयार होकर आए हो। कौन कहेगा कि तुम बीमार हो? निहाल ने खुद को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और फिर टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे लिए ही तो तैयार होकर आया हूँ। अब बोलो। अब तारा को और गुस्सा आने लगा था। वो बोली, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। प्लीज मुझे तंग मत करो और जाओ यहाँ से। निहाल आगे बढ़ा और तारा का हाथ पकड़कर बोला, नहीं जाऊंगा और तुम भी कहीं नहीं जाओगी। तारा ने गुस्से से निहाल का हाथ झटका और बोली, क्यों नहीं जाऊंगी? क्यों? क्या तुम मुझे एक रीजन बता सकते हो कि मुझे यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहिए? इस पर निहाल आगे बढ़ा और अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर कसते हुए उसे बेहद करीब कर लिया और फिर बोला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। इतना कहकर उसने एक हाथ तारा के गाल पर रखा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो बेहद सॉफ्टली उसे किस कर रहा था। कुछ पल के लिए तारा फ्रीज हो चुकी थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निहाल को देख रही थी, जबकि निहाल आंखें बंद कर बेहद प्यार से उसे किस कर रहा था। कुछ मिनट बाद तारा भी निहाल का साथ देने लगी थी। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे में खोए रहे। तभी टैक्सी ड्राइवर बोला, अरे भाई साहब, ये सब बाद में कर लेना, पहले ये बताइए कि गाड़ी एयरपोर्ट जाएगी कि नहीं। ड्राइवर की आवाज़ सुन दोनों अलग हुए और मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे। निहाल आगे बढ़ा और कुछ पैसे ड्राइवर के हाथ में रखते हुए बोला, आप जाइए, हमें आपकी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। तारा आगे बढ़कर निहाल का हाथ पकड़ते हुए बोली, मगर निहाल, मेरी स्कॉलरशिप और मेरी पढ़ाई का क्या? निहाल ने इशारे से ड्राइवर को गाड़ी से सारा सामान बाहर निकालने के लिए कहा। वो तारा के बेहद करीब आकर बोला, अब वो सब मेरी जिम्मेवारी है और अब तुम भी मेरी जिम्मेवारी हो। कहकर उसने बहुत प्यार से तारा का माथा चूम लिया और उसे हक करके खड़ा हो गया। जाने अनजाने में तारा के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने भी निहाल को हक बैक कर लिया। तारा और निहाल बहुत देर तक एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहे। उसके बाद निहाल तारा से अलग हुआ और बेहद ही प्यार से उसे देखते हुए पूछा, मैंने तो अपना लव कन्फेस कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। जिस पर तारा ने मुस्कुराते हुए शर्म से सिर्फ अपनी पलकें झपकाई, मगर बोली कुछ नहीं। निहाल आगे बोला, देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है, मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जिस पर तारा ने ऐसे ही सिर झुकाकर नामे से हिला दिया और मुस्कुराती रही। निहाल ने कसकर तारा का हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ ले आया। उसने तारा का सारा सामान अपनी गाड़ी में डाला और तारा के बैठने के लिए दरवाजा भी खोल दिया। तारा चुपचाप जाकर उसकी गाड़ी में बैठ गई।
दोनों के चेहरे से स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी। निहाल ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और सबसे पहले कसकर तारा के हाथों को पकड़ लिया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तारा के घर की तरफ चल दिया। तारा बस अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए निहाल को देखती रही। निहाल, जिसका ध्यान सड़क पर था, वो बिना तारा की तरफ देख बोला, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी और डिस्ट्रैक्ट करती रहोगी तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा। ये क्या, उसने एक पल तारा को देखा, फिर अपना ध्यान आगे सड़क की तरफ कर लिया। तारा अभी भी कुछ नहीं बोली। उसने आगे बढ़कर गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, जिस पर एक बहुत ही रोमांटिक गाना प्ले हो रहा था। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। एफएम पर चलते गाने को सुन निहाल के चेहरे पर भी एक लंबी चौड़ी मुस्कुराहट आ गई। दोनों खामोशी से गाने के बोल सुन रहे थे, जो कि उन दोनों पर बिल्कुल फिट बैठते थे। गाना सुनते हुए भी तारा की नज़र निहाल पर ही थी। उसके चेहरे पर सुकून और खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। ऐसी ही कुछ रौनक निहाल के चेहरे पर भी थी। दोनों एकदम खामोश थे, मगर फिर भी उनके बीच बहुत कुछ चल रहा था। बिना बोले भी वो एक दूसरे के जज्बात आसानी से समझ रहे थे। निहाल ने तारा का हाथ उठाया और बेहद ही शिद्दत से चूम लिया। जैसे ही गाना खत्म हुआ, निहाल ने एक बार फिर तारा को देखा। पता नहीं तारा के मन में क्या शरारत सूझी। उसने झट से ही म्यूजिक प्लेयर की तरफ इशारा किया और उसका इशारा पाकर निहाल की हंसी छूट गई। वो बोला, ऐसा सोचना भी मत, अगर ये गाना तुम गाकर सुनाती तो शायद मैं इसे तुम्हारा इजहार समझ लेता, मगर ऐसे ही एफएम पर गाना बजा तो तुम इसे अपना इजहार कहना चाहती हो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, दोज थ्री ब्यूटीफुल बर्ड्स। तो चलो जल्दी से कहो। जिस पर तारा आंखें बड़ी करके बोली, तुम ऐसे जबरदस्ती मुझसे कन्फेस नहीं करवा सकते। खुद को देखो, कितना वक्त लिया तुमने ये कहने में, और अब चाहते हो कि मैं भी जल्दी से बोल दूं। मैं तो अपनी मर्जी से बोलूंगी। ये सुन निहाल ने हंसते हुए अपना सिर हिला दिया और फिर बोला, ठीक है, आई एम वेटिंग। अब तक तारा का घर आ चुका था। घर पहुंचने से पहले ही तारा ने निहाल को गाड़ी रोकने के लिए कहा। वो बोली, तुम गाड़ी यहीं रोक दो, मैं यहीं से ही घर तक जाऊंगी। जिस पर निहाल ने उसे सवालिया नजरों से देखा। वो आगे बोली, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम तो जानते हो ना, हमारे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में घर में सबको पता चल चुका है, और इसी वजह से बूजी तुमसे कुछ खास खुश भी नहीं है। जिस पर निहाल बोला, हाँ मैं समझ सकता हूँ, अब तुम अचानक घर आ गई हो तो उनसे कहोगी क्या कि एक बार फिर तुमने अपना कॉलेज छोड़ दिया। जिस पर तारा झुंझलाते हुए बोली, अब रायता तो तुमने फिर से फैला दिया, समेटूंगी नहीं तो और क्या करूंगी। यह सुन निहाल की फिर से हंसी छूट गई और वो बोला, अच्छा जी, तो मतलब क्या मैं रायता फैलाता हूँ। जिस पर तारा जड़ से बोली, बाकियों का तो पता नहीं, पर मेरी जिंदगी में तो अक्सर फैलाते रहते हो और मैं समेटने में लगी रहती हूँ। पता नहीं अब घर जाकर क्या बहाना बनाऊंगी और कौन कितना विश्वास करेगा। दोनों अभी भी गाड़ी में बैठे बातें कर रहे थे। निहाल तारा की तरफ झुका और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, अब मैं ज्यादा देर हम दोनों के बारे में किसी से कुछ नहीं छुपाऊंगा। तारा व्यंग से बोली, अच्छा एक बात बताओ, तुम हमेशा जल्दी में ही क्यों रहते हो। पहले भी जब हम मिले तो 2 ही दिन में तुमने एंगेजमेंट कर डाली, और अभी तुमने 1 घंटा पहले अपने प्यार का इजहार किया, और अब तुम सारी दुनिया को बताना चाहते हो हम दोनों के बारे में। पर शायद तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हें हाँ नहीं की है। यह सुन निहाल कुछ अजीब सी नजरों से तारा को देखने लगा, फिर सरकास्टिकली बोला, अरे हाँ, तुम तो बस यहाँ बैठकर एफएम पर गाने एंजॉय कर रही हो। जिस पर तारा हैरान होते हुए बोली, ये क्या था, डोंट टेल मी, तुम भी मजाक कर लेते हो। जिस पर निहाल बोला, मैं जानता हूँ, मेरी माँ मेरी तबीयत पूछने के लिए कॉल कर रही होंगी, ज्यादा कुछ नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं बस यहाँ से सीधा घर ही जाऊंगा, तब जाकर उनसे मिलूंगा। मुझे भी जाना चाहिए, देखती हूँ घर जाकर आज कौन से फायरवर्क्स होंगे। तारा बोली। निहाल ने बेहद प्यार से तारा के बालों को सहलाते हुए कहा, जो भी होगा हम दोनों संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करना, और ये हमेशा याद रखना कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी बूजी से बात करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है तो आई विल बी जस्ट ए फोन कॉल अवे। कहकर वो एक बार फिर तारा पर झुका और उसके माथे पर किस करके पीछे हट गया। तारा बहुत ही प्यार से उसे देखती रही, फिर बोली, मैं तुम्हें रात को कॉल करूंगी। निहाल ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तारा गाड़ी से सामान उतार कर
अपने घर की तरफ बढ़ गई। निहाल उसे जाते तब तक देखता रहा जब तक वो अपने घर के अंदर एंटर नहीं कर गई। उसके बाद निहाल भी अपने घर की तरफ चला गया। आज निहाल और तारा बहुत खुश थे। हालांकि तारा ने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, मगर वो दोनों जानते थे कि तारा भी निहाल से बहुत प्यार करती है। दोनों ही खुशी खुशी अपने घर जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ होल्डिंग कंपनी में अखिलेश जी अपने केबिन में बैठे कुछ काम कर रहे थे। तभी उनके सेक्रेटरी ने आकर कहा, सर आपसे मिलने को यादव आया है। ये सुन अखिलेश जी ने हैरानी से पूछा, यादव? कौन यादव? तो उनका सेक्रेटरी बोला, सर कोई अजीब सा गुंडा टाइप आदमी है, अपने आप को यादव बता रहा है। जब मैंने उससे पूछा तो वो बोला आप उसे अच्छी तरह जानते हो और आज उसका आपसे मिलना बेहद जरूरी है। यादव नाम सुनते ही अखिलेश जी को कुछ याद आया और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर अपने सेक्रेटरी को देखकर बोले, ठीक है उसे अंदर भेज दो। ध्यान रहे जब तक मेरी उसके साथ बातचीत खत्म ना हो मेरे केबिन में कोई नहीं आएगा। यस सर, कहकर उनका सेक्रेटरी बाहर चला गया और उसने यादव को अल्केश जी के केबिन में भेज दिया। यादव एक खतरनाक गुंडा था। गुटखा चबाते हुए वो बेहद ही अकड़ और एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ जेब में डाले केबिन के अंदर एंटर हुआ और आकर अखिलेश जी के टेबल के सामने खड़ा हो गया। फिर काफी सरकास्टिकली बोला, ए साहब, पहचाना मुझे या भूल गए? उसकी शक्ल देख अखिलेश जी को काफी कुछ याद आ चुका था। उन्होंने उसे सामने बैठने का इशारा किया। फिर पूछा, तुम आज यहाँ कैसे? यादव ने कहा, अभी 3 दिन पहले ही जेल से छूट कर आया हूँ, तो सोचा एक बार आपको राम राम कह दूं। आखिर जिसका गुनाह अपने सिर लेकर 15 साल की जेल से छूटा हूँ, उससे मिलकर हालचाल पूछना तो बनता है ना। कहकर वो बेहद डरावनी हंसी हंसने लगा। यादव को इस तरह बात करता देख अल्केश जी के होश उड़ चुके थे और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा था। यादव को अपने सामने देख अल्केश जी काफी परेशान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका अतीत एक बार फिर उनके सामने आकर इस तरह खड़ा हो जाएगा। उन्होंने यादव को धमकाते हुए कहा, देखो जो कुछ भी हुआ वो पुरानी बात थी और तुम्हें इस सब की मैं अच्छी कीमत भी दे चुका हूँ। तुम अब क्या करने आए हो? यह सुन यादव एक बार फिर हंसा और बोला, आपने जो पैसे दिए थे वो तो कब के खत्म हो गए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका राज राजी रहने दूं, तो फिर मुझे और पैसे चाहिए। यह बात सुन अल्केश जी को बहुत गुस्सा आया। वो आगे बोले, मैंने तुम्हें तुम्हारे काम की अच्छी कीमत चुकाई थी, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बार बार हाथ फैलाने यहाँ जाओ। यादव के माथे पर बल आ गए और वो बोला, ए साहब, मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत ही बड़ी शख्सियत बन गए हो। शहर के नामचीन लोगों में आपका उठना बैठना है, और कैसा हो अगर उन्हें पता चल जाए कि उनके बीच बैठने वाला एक कातिल है, फिर लोग आपको कैसी नज़र से देखेंगे? आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जरा सोच के देखिए। ये सब सुनते ही अल्केश जी गुस्से से तिल मिलाए और बोले, क्या कीमत चाहता है तू अपना मुंह बंद रखने का? जल्दी बोल, पैसे ले और यहाँ से दफा हो जा। यादव सरकास्टिकली बोला, जब आया ऊंट पहाड़ के नीचे तो सुनो, मुझे अभी इसी वक्त 50 लाख कैश चाहिए। जब ये खत्म हो जाएंगे तब आपको फिर याद करूंगा। अल्केश जी के पास यादव की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और उसी वक्त यादव को 50 लाख कैश दिलवा दिया और फिर उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। यादव के वहां से निकलते ही अल्केश जी ने अपने किसी खास बंदे को फोन मिलाकर कहा कि आज इतने सालों बाद यादव आया था और मैंने उसे 50 लाख रुपए दिए हैं मुंह बंद रखने के लिए, मगर मुझे लगता नहीं कि आदमी दफा होगा, तो तुम जरा उस पर नजर रखो और मुझे उसकी सारी खबर चाहिए। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ। ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया। जो कुछ हुआ उसे सोच सोच कर अल्केश जी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। ये बात सही थी कि आज के वक्त में शहर में उनका एक अलग ही रुतबा बन चुका था। लोग उन्हें काफी इज्जत भरी नजरों से देखते थे। ऐसे में अगर यादव जैसा आदमी अपना मुंह खोल देता तो अल्केश जी और उनके खानदान की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती। यही सब सोचते सोचते वो अपनी जगह से उठे और चुपचाप घर चले गए। जब अल्केश जी घर पहुंचे तो भारी कदमों से चलकर गार्डन एरिया में लगे फाउंटेन के पास बैठ गए। चेतना जी जो वहीं भाग कर रही थी, अल्केश जी को घर जल्दी आया देख काफी हैरान हुई। उनके पास आकर बैठी और पूछने लगी, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? अल्केश जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप एक सोने में देखते रहे। अल्केश जी की हालत देख चेतना जी काफी हैरान और परेशान थी।
उन्होंने अलकेश जी के कंधे पर हाथ रखा और एक बार फिर बेहद ही धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ है आपको? सब ठीक है ना? जिस पर अलकेश जी ने मायूसी और बेबसी से चेतना जी की तरफ देखा और नामे से हिला दिया। चेतना जी ने फिर पूछा, आखिर हुआ क्या है? आप कुछ तो बताइए। आप इतने परेशान हैं और आज ऑफिस से इतनी जल्दी घर भी आ गए। अलकेश जी से रहा नहीं गया। वो आगे बोले, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पिछले कर्म एक बार फिर मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं। मुझे लगा था कि मैंने उन सबको बहुत पीछे छोड़ दिया, मगर आज एक बार फिर अतीत ने मेरे वर्तमान और भविष्य पर दस्तक दे दी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। चेतना जी बोली, देखिए कोई परेशानी वाली बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हम जरूर उस परेशानी का हल निकालेंगे। आप ऐसी मायूसी भरी बातें ना कीजिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अलकेश जी बोले, यह बात वही है जो 15 साल पहले हुई थी। ये सुनते ही चेतना जी को कुछ याद आया और अपने आप ही उनके हाथ उनके चेहरे तक आ गए। वो आंखें बड़ी बड़ी करके अलकेश जी को देखने लगी, फिर बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? वो खबर तो आपने दबा दी थी ना। और वो आदमी जो जेल गया था, उसका क्या हुआ? अलकेश जी ने बताया, आज वही आदमी मेरे ऑफिस में आया था। मुझे ब्लैकमेल करके 50 लाख रुपए ले गया, मगर मुझे लगता है वो फिर से आएगा। इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा। चेतना जी ये सब सुन परेशान थी। तभी उन्हें घर के अंदर एंटर करता हुआ निहाल दिखाई दिया। निहाल ने जब गार्डन एरिया की तरफ देखा तो अपने माँ बाप को वहां बैठे देख काफी हैरान हुआ। उसने एक पल के लिए अपनी घड़ी को देखा और फिर अपने डैड की तरफ बढ़ते हुए बोला, आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आए? सब ठीक है? अलकेश जी ने खुद को संभाल लिया था। वो बोले, हाँ बस ऐसे ही थोड़ा थक गया था, सोचा कर जल्दी जाकर आराम कर लूं। चेतना जी ने निहाल से पूछा, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है निहाल? जिस पर निहाल एकदम चहकते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। पहले ठीक नहीं था, मगर अब बिल्कुल परफेक्ट हूँ। उसके चेहरे की रौनक और खुशी ही बता रही थी कि जैसे निहाल की कोई खोई चीज वापस मिल गई हो। ये बात चेतना जी और अलकेश जी दोनों ने नोटिस की, मगर कुछ बोले नहीं। कुछ होल्डिंग कंपनी की बात करके निहाल अपने गिलास हाउस की तरफ बढ़ गया। चेतना जी और अलकेश जी अभी भी वही गार्डन एरिया में बैठे थे। तारा जब अपने घर एंटर हुई तो उसने देखा कि उसकी बूजी शीतल और सोनिया तीनों डाइनिंग टेबल पर अपने अपने कॉफी के मग लिए बैठे थे और किसी ख्यालों में गुम थे। तारा को समझते देर नहीं लगी कि वो तारा को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, इसलिए तारा के जाने की वजह से उदास बैठे थे। तारा कुछ धीमे कदमों से आगे आई और फिर जोर से चिल्लाई, सरप्राइज! यह सुन उन तीनों ने तारा की तरफ देखा। मुंह खुला आंखें फाड़े तारा को देखते रह गए। बूजी आगे बढ़कर बोली, तुम वापस कैसे आ गई? क्या तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई तारा? तुम्हें तो इस टाइम फ्लाइट में होना चाहिए था ना। तुम घर पर क्या कर रही हो? बूजी का सवाल सुन तारा एकदम सक पका गई। फिर बोली, वो मैं बूजी, मैं गई थी। फिर मैं वापस आ गई थी। पर मैंने जाना था, पर मैं वापस आ गई थी। सुनते ही उन तीनों ने एक दूसरे को अजीब नजरों से देखा और फिर कंफ्यूजन भरी नजरों से तारा को देखने लगे। सोनिया और शीतल ने आगे आते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? आखिर हुआ क्या है? तारा खुद को संभालते हुए बोली, वो मैं एयरपोर्ट तक पहुंची थी तो मुझे कॉलेज की तरफ से ईमेल आ गया कि मेरी स्कॉलरशिप कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन कर दी गई है, तो मेरी क्लासेस कुछ वक्त बाद शुरू होंगी। मैंने सोचा फिर मैं मुंबई जाकर क्या ही करूंगी, और आप लोगों के इतने उदास उतरे हुए चेहरे देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, तो मैं घर वापस आ गई। तारा का यह बहाना सुन शीतल और सोनिया ने अजीब सी नजरों से एक दूसरे को देखा और फिर तारा पर नजर टिका ली, जबकि बूजी आगे बढ़ी और तारा को गले लगाते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं बच्चे, तुम कुछ हफ्ते बाद चली जाना, मगर ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज ने ऐसे स्कॉलरशिप पोस्टपोन कैसे कर दी? जिस पर तारा बोली, मैं नहीं जानती, मुझे उनकी तरफ से ईमेल आया। तो अभी तो कॉलेज वालों की मर्जी है ना, कहकर उसने बात घुमाई और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बूजी अपने ख्यालों से बाहर आई और तारा की तरफ देखते हुए बोली, हाँ हाँ तुम बैठो, मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ। बूजी के किचन में जाते ही शीतल और सोनिया ने तारा को पकड़ लिया और बोली, सच सच बता, तू घर वापस कैसे आ गई? और ये जो तू कहानी बना रही है, हमें बेवकूफ बना रही है ना? तारा ने एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर खिसियाई हंसी हंसकर बोली, वो मैं तुम्हें सब बताती हूँ,
और यहाँ बूजी के सामने नहीं। हम खाना खाने के बाद टेरेस पर जाकर बात करेंगे। तभी बूजी किचन से बाहर आते हुए बोली, जल्दी से हाथ मुंह धो लो तारा, मैं खाना लगा रही हूँ। तारा को वहां से भागने का अच्छा मौका मिल गया था। वो फटाफट अपने कमरे की तरफ दौड़ी और सीधा बाथरूम में घुस गई। सोनिया जो वहां अभी भी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी, तारा के ऐसे बिहेवियर से कुछ कुछ समझ रही थी। सोनिया ने शीतल की तरफ देखकर इशारे में कहा, लगता है फिर से कुछ न्याल का चक्कर है। शीतल ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, कुछ इश्क विश्क प्यार व्यार। कहकर दोनों हंसने लगी। बूजी ने उन दोनों को खुसर खुसर करते देखा तो डांटते हुए बोली, ये तुम दोनों वहां खड़ी खी क्या कर रही हो? जल्दी इधर आओ और मेरी मदद करो। बूजी की डांट सुन वो दोनों सरपट किचन की तरफ भागी और खाना लगाने में बूजी की मदद करने लगी। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए, मगर तारा को सोनिया और शीतल ने पकड़ लिया था और अपने साथ जबरदस्ती खींचकर टेरेस पर ले गई। शीतल बोली, अब बहाने बनाना बंद कर और सच सच बता, क्या करके आई है? जिस पर तारा को निहाल की याद आ गई और शाम को जो कुछ भी हुआ वो सोचते सोचते उसके गाल लाल होने लगे। सोनिया ने तारा को ध्यान से देखते हुए कहा, तू इतना बिलस क्यों कर रही है? आखिर चल क्या रहा है? तो तारा बोली, एक्चुअली मैं एयरपोर्ट जा रही थी, बट मुझे रास्ते में निहाल मिल गया और उसने मुझे काइंड ऑफ प्रपोज कर दिया। ये सुनते ही शीतल और सोनिया दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों एक साथ बोली, क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? तू पागल है क्या? तारा ने झट से नामे से रिलाया और बोली, बिल्कुल नहीं, और कहीं ना कहीं शायद मैं भी निहाल से बहुत प्यार करती हूँ, तो बस मैं वापिस आ गई, उसे छोड़कर जा ही नहीं पाई। तो शीतल गुस्से में बोली, हम तेरे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान चुके हैं, तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा? वह तुझे धोखा दे रहा है। उस नैना के पास वापस जाने के लिए वह तुझे इस्तेमाल कर रहा है। परसों ही नैना की शादी है और अब जब तेरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सबको पता चल ही चुका है, तो वो नैना की बजाय तेरे पीछे आ रहा है। वो चाहता क्या है? आखिर चल क्या रहा है? तारा शीतल को शांत करते हुए बोली, यार तू बहुत ज्यादा सोच रही है। न्याल और मैं एक दूसरे को काफी वक्त से पसंद करते थे, मगर मैं सारा टाइम यही सोचती रही कि वो नैना के पीछे है, मगर ऐसा नहीं था। सोनिया जो कि पहले से ही न्याल को काफी पसंद करती थी, बोली, वैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट वाली ना भी हो तो भी मुझे तेरी और न्याल जीजू की जोड़ी बहुत पसंद है। तुम दोनों एक साथ कितने प्यारे लगते हो। सोनिया की यह बात सुन शीतल ने उसके सिर पर चपत लगाई और बोली, तू अपनी बकवास बंद कर। तुझे पता है ना कि बूजी तारा के उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कितनी हर्ट है। वो न्याल को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ये सब सुन अब तारा चुप सी हो गई थी। वो कहीं ना कहीं जानती थी कि शीतल सही कह रही है। बूजी इतनी आसानी से न्याल को एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। वो चुपचाप जाकर झूले पर बैठ गई और अपनी सोच में गुम हो गई। कुछ देर बाद सोनिया और शीतल अपने अपने कमरों में सोने जा चुकी थी, मगर तारा वहीं बैठी थी। तभी उसे निहाल का ख्याल आया। उसने अपना फोन उठाया और निहाल को मिला दिया। निहाल जो कि अपने स्टडी में बैठा बार बार अपने फोन की तरफ देख रहा था, बेबसी से तारा के कॉल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही तारा के फोन की घंटी बजी, निहाल ने पहली घंटी में फोन उठा लिया। यह देख तारा को हंसी आ गई और बोली, तुम क्या फोन को हाथ में लेकर बैठे थे? आधी घंटी में ही फोन उठा लिया। जिस पर निहाल बोला, तुमने ही तो कहा था कि तुम कॉल करोगी, तो मैं इंतजार कर रहा था। निहाल की बात सुन तारा भी मुस्कुराने लगी। दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। फिर निहाल ने पूछा, घर में सब ठीक है ना तारा? तुमने बूजी से क्या कहा? जिस पर तारा बोली, मुझे फिर झूठ बोलना पड़ा क्योंकि उन्हें सच में बता नहीं सकती थी। कॉन्ट्रैक्ट की बात को लेकर अभी भी तुमसे बहुत नाराज हैं। मुझे पता नहीं मैं उन्हें कैसे मनाऊंगी। जिस पर निहाल उसे शांत करवाते हुए बोला, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं खुद उनसे बात करूंगा, तुम टेंशन मत लो। अच्छा ये बताओ, अभी क्या कर रही हो? तो तारा कंफ्यूजन से बोली, अभी अभी तो मैं टेरेस पर झूले में बैठी हूँ और तुमसे बातें कर रही हूँ। निहाल बोला, मिलने आओगी मुझसे अभी? ये सुन तारा ने चौंकते हुए कहा, क्या अभी? तुम पागल हो क्या? घर में सब सो चुके हैं। तो निहाल बोला, तो क्या हुआ, मेरे भी घर में सब सो चुके हैं। अभी मुझे कॉलेज रोमांस वाली फीलिंग आ रही है। इसका अपना ही मजा होता है। लगता है तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। इस पर तारा बोली, नहीं मैंने ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तुम मेरी जिंदगी में आने वाले पहले लड़के हो और मैं कॉलेज जरूर गई हूँ, मगर ये सुन, निहाल हंसते हुए बोला, तो प्यार व्यार के चक्कर?
अब क्या हुआ तुम्हें? मुझे देखते ही होश खो बैठी। निहाल की बात सुन तारा की हंसी छूट गई। फिर बोली, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे देखकर तुमने होश खो दिए। निहाल आगे बोला, ऐसे छुप छुप के मिलेंगे तो बहुत मजा आएगा। तारा बोली, तुम मरवाओगे मुझे। अगर घर में किसी को पता चला ना कि मैं छुप छुप कर तुमसे मिलने जा रही हूँ तो बस फिर। जिस पर निहाल बोला, अरे रिलैक्स, कुछ नहीं होगा यार। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं अपने घर से निकल रहा हूँ। जैसे ही तुम्हारे घर के पास पहुंच जाऊंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। तुम चुपचाप नीचे आ जाना। तारा ने ओके कहा और मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। निहाल के बारे में सोचते सोचते तारा के चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। वो जल्दी से उठकर अपने कमरे की तरफ गई, कपड़े चेंज किए और निहाल के कॉल का वेट करने लगी। निहाल जैसे ही तारा के घर के नीचे पहुंचा, उसने कॉल करके तारा को बुला लिया। तारा दबे पांव घर से बाहर निकली और सीधा जाकर निहाल के गले लग गई। कुछ पल बाद दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हक करके खड़े रहे। दोनों के लिए ही ये एहसास नए और कुछ अजीब थे, मगर दोनों ही बहुत खुश थे। निहाल ने धीरे से तारा के कान में कहा, चलें। यह सुनकर तारा निहाल से दूर हुई और सवालिया नजरों से देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कहाँ। निहाल ने तारा का हाथ पकड़ा और फिर बोला, अपनी फेवरेट जगह पर वॉक करने चलते हैं, चलो। अब तारा समझ गई थी कि वो तारा के घर के पास बने ईडन गार्डन की बात कर रहा था। तारा ने भी स्माइल करते हुए हामे से हिलाया और उसके साथ चल दी। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों बहुत देर पार्क में घूमते रहे। तारा बोली, अगर आज हमारे साथ सीरियस होता तो कितना मजा आता ना। मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। निहाल ने उसे देखा और बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर बोला, तुम मुझसे मिलने जब चाहे आ सकती हो। तो तारा ने पूछा, मगर अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे वहां देखा तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। तारा की बात सुन निहाल कुछ सोचने लगा और फिर बोला, देखो तारा, तुम जानती हो मेरे घर में कौन कौन है। तुम ये भी जानती हो उन सभी लोगों में से मेरी और सीरियस की फीलिंग तुम्हारे लिए क्या है। तुम हम दोनों के लिए कितने मायने रखती हो, ये भी तुम जानती हो। फिर जहाँ तक डैड का सवाल है, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वो तुम्हें नापसंद करते हैं। रही मेरी मॉम की बात, वो कहते कहते तारा के और करीब आया और उसकी कमर पर हाथ रख उसे खुद के बेहद करीब खींच लिया। फिर धीरे से बोला, जो तुमने मेरी मॉम के लिए किया है वो तो आज तक कभी कोई कर ही नहीं पाया, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। यह सुनते ही तारा झट से निहाल की तरफ देखने लगी। निहाल ने सिर हिलाया, फिर आगे बोला, मैं जान गया हूँ कि तुम मॉम को घर से बाहर लेकर गई थी। कहते कहते निहाल की आंखें नम होने लगी। वो आगे बोला, मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत कोशिश की कि मॉम अपने डिप्रेशन और पैनिक स्टेट से बाहर आ सके। उनके लिए बड़े बड़े डॉक्टर और थेरेपिस्ट का इंतजाम किया, मगर आज तक कोई भी वो ना कर पाया जो तुमने किया। इस बात के लिए मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, और कहीं ना कहीं मेरी मॉम भी। तारा बेहद ध्यान से निहाल की सारी बातें सुन रही थी। अब तक वो दोनों जाकर अपने फेवरेट बेंच पर बैठ चुके थे। तारा ने आगे कहा, मगर उन्हें तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक मैं तुम्हारी नकली फियांसे थी। पर मुझे ये सोचकर डर लग रहा है कि जब उन्हें पता चलेगा कि तुम और मैं सच में साथ हैं तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। देखो निहाल, मैं जानती हूँ तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हारा स्टेटस सोसाइटी में तुम्हारी पोजीशन बहुत अहमियत रखती है, और मैं वो सब तुम्हें नहीं दे सकती। जो मैं हूँ, जैसी हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। इसलिए मैं तुमसे एक बार फिर कहूंगी कि हमारे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले इन बातों पर गौर जरूर करना। ये सुनते ही निहाल को गुस्सा आने लगा और वो बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा मतलब क्या है? उसने तारा की तरफ अपनी उंगली पॉइंट की और सख्त लहजे में बोला, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ चुका हूँ और मैंने तय कर लिया है कि अपनी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। मुझे सोसाइटी स्टेटस इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। रही मेरी फैमिली की, तो उनसे डील करना मुझे अच्छी तरह आता है। तुम उस सब में मत पड़ो। मगर तारा, एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भले ही अभी तक तुमने अपनी फीलिंग्स मेरे सामने एक्सेप्ट नहीं की हो, मगर मैं और तुम दोनों जानते हैं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। इस रिश्ते को खत्म करने के बारे में कभी सोचना भी मत। तारा बस एकटक निहाल को देखती रह गई। जब निहाल को लगा तारा से कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा, तो खुद को शांत करने लगा और वापस मुड़कर बैठ गया। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी छाई रही। निहाल ने बात शुरू करते हुए कहा, मैं कल सुबह ही अपनी फैमिली को हमारे बारे में बता दूंगा। तुम क्या सोचती हो? जिस पर तारा बोली, मैं भी कोशिश करूंगी। पता नहीं बूजी कैसे रिएक्ट करेंगी। जिस पर निहाल ने एक बार फिर तारा का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला,
मुश्किल होगा मगर नामुमकिन नहीं। कुछ देर दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। इस वक्त मौसम हल्का ठंडा होने लगा था। जब निहाल ने देखा कि तारा हल्का हल्का कांप रही है तो उसने अपनी जैकेट निकालकर तारा के कंधे पर डाल दी और बोला, ठंड बढ़ रही है, चलो वापिस चलते हैं। तारा को निहाल का यह केयरिंग जेस्चर बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो निहाल हमेशा से ही तारा की बहुत केयर करता था, मगर उसके कन्फेक्शन के बाद से उसकी केयर तारा नोटिस कर रही थी। दोनों वापस चलते चलते तारा के घर की तरफ आ गए। कुछ देर तारा के घर के नीचे खड़े होकर दोनों बातें करते रहे। दोनों का ही मन नहीं हो रहा था एक दूसरे से दूर जाने का। ना ही निहाल तारा को छोड़कर जा रहा था और ना ही तारा निहाल का हाथ छोड़ रही थी। और ये बात दोनों समझ रहे थे। बस स्माइल करते हुए इधर उधर की फालतू बातें किए जा रहे थे। निहाल ने कहा, बहुत देर हो गई है तारा, तुम जाओ, मैं तुम्हें कल पिक करने आऊंगा और फिर हम साथ ऑफिस चलेंगे। जिस पर तारा ने कहा, मगर मैं ऑफिस कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारी ऑफिस टीम के हिसाब से तो मैं रिजाइन कर चुकी हूँ और मैं अब वहाँ काम भी नहीं करती। मैं किसी को क्या जवाब दूंगी? निहाल ने आगे बढ़कर तारा के दोनों कंधों पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वो मेरी कंपनी है तारा, और वहां पर काम करने वाले लोग क्या कहते हैं या क्या समझते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम वहीं अपनी पोजीशन पर वापस आकर काम करोगी एज ए लैंडस्केप आर्किटेक्ट। और मेरी, कहते कहते वो रुक गया। जिस पर तारा ने झट से पूछा, तुम्हारी क्या? निहाल कुछ सेकंड तारा की आंखों में देखता रहा। वो कहना तो चाहता था एज ए पर्सनल असिस्टेंट, पर उसने तारा को कुछ देर तंग करने का सोचा। फिर बहुत ही प्यार से बोला, गर्लफ्रेंड। ये सुनते ही तारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो टुकुर टुकुर निहाल को देखने लगी। निहाल फिर बोला, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड तारा? नेक्स्ट पार्ट।